नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज में फिर से उपस्थित हूँ। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि परीक्षाएं नज़दीक आते ही आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। नहीं कर रहे हैं तो अभी से प्रारंभ कर दीजिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि अचानक से जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर उसके बाद बहुत कम समय मिलता है, 2 महीने, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 2.5 महीने। एक एवरेज मान लें तो 70 से 75 दिन। लेकिन ये भी क्वेश्चन मार्क होता है कि इतने दिन मिलेंगे कि नहीं, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधीनस्थ न्यायालय, अर्थात सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है हमारी, वो है हमारा प्रमुख टॉपिक। इससे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सारे विषय डिटेल से पढ़ चुके थे, हाई कोर्ट के विषय शॉर्टकट में पढ़ चुके थे। अब ये डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इनका स्वरूप थोड़ा सा अलग है। तो अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, हमारे भारत में जितने जिले हैं उन सभी जिलों में न्यायिक कार्यों को संचालित करने के लिए, अर्थात जो न्यायिक कार्य हैं, गतिविधियां जो हैं, उनको संचालित करने के लिए अधीनस्थ कोर्ट की स्थापना की गई है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी कोर्ट हो सकती हैं, ट्रिब्यूनल हो सकते हैं, लेकिन उनका संविधान में कोई विशेष वर्णन नहीं किया गया है। इसका संविधान में वर्णन किया गया है, इसलिए ये संवैधानिक स्वरूप है। दूसरी चीज ये है कि जितने भी जिले हैं, जरूरी नहीं सभी जिलों में ऐसे कोर्ट की स्थापना की गई हो। कुछ जिलों में, जो छोटे जिले होते हैं, उनमें नहीं भी की जाती है, इसलिए वहां पर न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, और न्यायिक अधिकारी हो सकते हैं, मुंसिफ हो सकते हैं, सहायक न्यायिक अधिकारी हो सकता है, इस तरह से। तो कई अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले पद होते हैं। लेकिन ज्यादातर जिलों में हो सकता है कि कुछ जिले, ये कुछ अपवाद हो सकते हैं, नहीं, अन्यथा अधिकांश जिले जो हैं उनमें ऐसा स्थापित किया गया है। तो हम एक शब्द में अगर कहें कि अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं वो एक प्रकार से जिला न्यायालय भी होते हैं, अर्थात इनका जो स्वरूप है वो जिला न्यायालय का स्वरूप है। तो इनको हम जिला न्यायालय भी कह सकते हैं एक शब्द में। जब हम संविधान में इनका वर्णन पढ़ते हैं तो भाग 6 में ही इनको भी वर्णित किया गया है, क्योंकि राज्य के विषय हैं ये, इसलिए भाग 6 में ही राज्य के अंतर्गत इसको भी शामिल किया गया है। और इसके लिए अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237 तक के अनुच्छेद वर्णित हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाग 6 में आता है, अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रश्न हमारा बनता है। और अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही जिला न्यायालय भी कहते हैं। जब हम जिला न्यायालय की बात करते हैं तो भारत में जिला न्यायालय के 2 प्रकार हैं। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम प्रकार नहीं देखते हैं, केवल कार्रवाइयां देखते हैं, और प्रत्येक जज को हर प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार है। वो वहां के अपने रोटेशन प्रक्रिया के माध्यम से जो होता है। लेकिन हाईकोर्ट में जब हम अधीनस्थ न्यायालय में जब देखते हैं तो बाकायदा स्पष्ट रूप से दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट, और आपराधिक न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट, दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। हालांकि जज एक ही हो सकते हैं, वो अलग विषय है, ये ध्यान रखिएगा। आपराधिक न्यायालय को ही हम भारत के जिलों में सत्र न्यायालय भी कहते हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम भी रखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखा जा सकता, लेकिन अधिकांश रूप से आपराधिक न्यायालय को ही हम सत्र न्यायालय भी कहते हैं। देखिए, वैसे तो इनका जो स्वरूप है हमको मौर्य काल से मिलना शुरू हो जाता है, अर्थात अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत में ये बाकायदा हजारों साल की प्रक्रिया है। लेकिन आधुनिक कानूनों के आधार पर अंग्रेजी शासन काल में इनका प्रारंभ हुआ है। और खासतौर से कॉर्नवालिस, जब भारत में खासतौर से बंगाल के गवर्नर थे, तो बंगाल के गवर्नर रहते हुए कॉर्नवालिस ने इस विषय पर काफी काम किए थे। वॉरेन हेस्टिंग ने भी किए उनसे पहले, और उसके बाद कॉर्नवालिस ने भी काफी काम किए। तो ये प्रक्रिया आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है, और आधुनिक युग में अंग्रेजी शासन काल में भी दिखाई पड़ती है। तो दीवानी न्यायालय और आपराधिक न्यायालय या सत्र न्यायालय 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं। अब जब हम बात करते हैं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, नियुक्ति का जो स्वरूप है वो काफी निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है।
और आर्टिकल 233 के अंतर्गत इसकी बाकायदा स्थापना की गई है कि राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश और जिले के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। देखिए, जो जिला न्यायाधीश शब्द है, ये जिले का जो सबसे प्रमुख जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज जिसे कहें, वो है। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं कहेंगे इसको, डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो जिलाधिकारी को कहते हैं, डीएम को कहते हैं। तो वो उनकी एक स्वरूप ही अलग होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो न्यायिक अधिकारी के रूप में है, वो डीएम भी एक न्यायिक अधिकारी के अधिकार रखता है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो 233 से अंतर्गत है और राज्यपालों के द्वारा होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यपाल स्वेच्छा से किसी की भी नियुक्ति कर देंगे। राज्यपाल उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बाकायदा सलाह मशवरा करेंगे। हाई कोर्ट के जो सीजीआई हैं, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सीजीएच जिन्हें कहें, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी सलाह मशवरा करके ही राज्य में राज्यपाल के द्वारा ऐसी नियुक्तियां की जाती हैं, चाहे वो जिले का जिला न्यायाधीश हो या जिले के अन्य न्यायाधीश हो, उन्हें सभी की नियुक्ति। तो और ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें इस अनुच्छेद में जैसे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पढ़ते हैं तो बाकायदा उनके हटाने की प्रक्रिया इत्यादि का सबका वर्णन किया गया। यहाँ पर अलग से कोई वर्णन नहीं किया गया। ये सब अधिकारिता एक साथ ही राज्यपाल को सौंप दी गई है। नियुक्ति की भी, पदस्थापना की भी, हटाने की भी, सारी की सारी जो है वो राज्यपाल के हाथ में सौंप दी गई। इसीलिए हमको संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता कि इनको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी। दूसरी, जब हम इनकी योग्यताएं देखते हैं कि जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है, तो खासतौर से हमको यह जो स्वरूप मिलता है वो अनुच्छेद 233 में भी मिलता है और अनुच्छेद 234 में भी मिलता है। 233 में जो हमको स्वरूप मिलता है, पहला, इसमें भी 4 तरह की अपनी योग्यता है। पहला जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो लगभग जितने संवैधानिक पद हैं सभी के लिए एक सामान्य बात है। दूसरी जो सामान्य योग्यता है वो है राज्यपाल की दृष्टि में। ध्यान रखिए, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति की दृष्टि में था वो, और जब हम जिला स्तर पर बात कर रहे हैं, जिला कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राज्यपाल की दृष्टि में एक अच्छा विधिवेत्ता, लीगल एडवाइजर, विधियों का अच्छा जानकार, न्यायिक प्रक्रिया का अच्छा जानकार, हमारे कानूनों का अच्छा जानकार, राष्ट्रीय कानूनों को एक अच्छा जानकार, राज्य के कानूनों का अच्छा जानकार, अर्थात एक शब्द में कहें एक अच्छा विधिवेत्ता होना अनिवार्य है। तो दो ये एक सामान्य योग्यताएं हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 233 में जो वर्णित है वो है सेवारत व्यक्तियों से नियुक्ति। राज्यपाल के द्वारा ऐसे भी व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है जो सेवारत हैं। सेवारत का मतलब है जो न्यायिक सेवा के सदस्य हैं। राज्यों की जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम होता है, जैसे आप पीसीएस जे एग्जाम देते हैं। इसके अतिरिक्त जो संघ शासन, भारत सरकार का जो जुडिशियल एग्जाम होता है वो, तो चाहे वो संघ स्तर की न्यायिक सेवा हो, चाहे राज्य स्तर की न्यायिक सेवा हो, उस राज्य सेवा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो न्यायिक सेवा का सदस्य है, न्यायिक सेवा में रत है, उन व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। एक बात अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। दूसरी बात यह है कि अगर राज्यपाल अधिवक्ताओं से, अर्थात अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर रहे हैं, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, सेवारत व्यक्तियों में यहाँ पर जो न्यायिक पद होते हैं वहां से भी नियुक्ति हो सकती है। जो न्यायिक पद जैसे एपीओ जैसा पद होता है वहां से भी नियुक्ति होती है। खैर उसमें अभी आते हैं जो अनुच्छेद 234 में। अधिवक्ताओं से नियुक्ति का मतलब यही है कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अनुभव होता है न्यायालय में वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का, उनको चुना जा सकता है। जब हम हाई कोर्ट पढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ 10 साल का अनुभव था। लेकिन जब हम जिला कोर्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त होता है। अर्थात जिला कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में 7 वर्षों का कम से कम अनुभव होना अनिवार्य है। कम से कम 7 वर्षों का, अधिक होगा तो बहुत अच्छी बात। ये तो अनुच्छेद 233 में है। अनुच्छेद 234 ये कहता है कि जिला न्यायाधीश के नीचे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 234 में की जाएगी।
देखिए, जिला न्यायाधीश के नीचे अन्य न्यायाधीश का मतलब ये है कि ऐसे पदधारी व्यक्तियों की नियुक्ति, मैं उनकी कुछ नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे पदधारी व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 234 के अंतर्गत की जाती है। ध्यान रखिएगा, जिला न्यायाधीश के पद के अंतर्गत जो नियुक्तियां होती, जैसे नगर सिविल न्यायाधीश का न्यायाधीश हो सकता है, जज ऑफ सिविल कोर्ट। अपर जिला न्यायाधीश हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, संयुक्त जिला न्यायाधीश, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, सहायक जिला न्यायाधीश, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जज ऑफ ए स्मॉल कॉज कोर्ट, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, सेशन जज, अपर सेशन न्यायाधीश, एडिशनल सेशन जज तथा सहायक सेशन न्यायाधीश, असिस्टेंट सेशन जज, ये भी नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जब हम अनुच्छेद 234 पढ़ते हैं तब यहाँ पर इनकी नियुक्ति की बात केवल कही गई है। जो मैंने आपको सारे नाम बता दिए उनकी शब्दावली का जो है वो अनुच्छेद 236 में मिलता है, अर्थात यहाँ से ही विस्तार अनुच्छेद 236 में भी तक जाता है। और इनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी और किसकी सलाह पर होगी, जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होंगे हाईकोर्ट के, उनकी सलाह पर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा स्वरूप है। अनुच्छेद 235, 236 में कार्य करने का स्वरूप बताया गया है कि जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कार्य कैसे करेंगे, उन पर अभी आते हैं। उससे पहले ध्यान रखिएगा कि किसी भी जिला कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में या अधीनस्थ कोर्ट में किसका नियंत्रण होता है, तो ये अनुच्छेद 236 में दिया गया है कि किसी भी हाई कोर्ट का नियंत्रण, अपने राज्य के हाई कोर्ट का नियंत्रण किसी भी अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट में होगा। तो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनमें राज्य के हाई कोर्ट का ही नियंत्रण होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट वहां के प्रशासन का भी संचालन करता है, हाई कोर्ट वहां की न्यायिक नियमों का भी संचालन करता है, हाई कोर्ट वहां पर किस तरह के अनुशासनात्मक स्थितियां होंगी उनका भी संचालन करता है। वो अलग बात है कि जिला न्यायाधीश के पास भी इसको लेकर कई शक्तियां होती हैं, लेकिन कार्य मुख्य रूप से हाई कोर्ट का ही होता है। हाई कोर्ट के पास यह भी अधिकार है अनुच्छेद 236 के अंतर्गत कि हाई कोर्ट जिला न्यायालय के कार्यों की समीक्षा भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है, और अगर ऐसी कोई खामी पाई जाती है जो न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध है तो उन पर कार्रवाई करने का अधिकार भी जिला हाई कोर्ट को दिया गया है। अर्थात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो प्रशासनिक टीम है या मुख्य न्यायाधीश हैं वो इस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा स्वरूप, नियंत्रणकारी स्वरूप जो है वो हाई कोर्ट के अधीन बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिला न्यायालय की सारी स्थितियां ये हैं। जब हम जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियों की बात करते हैं कि शक्तियां क्या क्या हो सकती हैं, क्या इनके पास बहुत अधिक शक्ति है, किस किस तरह से है, तो सबसे पहली बात जो है वो शक्तियों का विभाजन थोड़ा सा अलग प्रकार का है इनका, क्योंकि यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन है वो जिला न्यायाधीश के लिए अलग है, अन्य न्यायाधीशों के लिए अलग है। जिला न्यायाधीश जो है वो मृत्युदंड दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जितने मैंने अन्य न्यायाधीश जो थे बताए वो मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जिला न्यायाधीश अपने आप मृत्युदंड दे देगा, हालांकि अपने आप का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अपने आप का मतलब एक अलग बात कि वो सजाओं के कानूनों के आधार पर किसी को मृत्युदंड दे देगा, उसको भी बाकायदा सर्टिफिकेशन प्राप्त करना होगा जो हाई कोर्ट से प्राप्त होगा। हाई कोर्ट की अनुशंसा के आधार पर ही किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश मृत्युदंड दे सकते हैं, स्वेच्छा मतलब कानूनों के अंतर्गत खुद के निर्णय पर नहीं। हाई कोर्ट से बाकायदा सर्टिफिकेट प्राप्त करना, कंफर्मेशन प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों को ये कोई अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपराधिक मामलों में मृत्युदंड हो सकता है, सिविल मामलों में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, 5 लाख रुपए तक की कार्रवाई, 1 लाख रुपए तक की रिव्यू स्थिति भी हो सकती है, इनके पास भी अधिकार है। ये किसी भी व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो अन्य लोग हैं, अन्य न्यायाधीश जो हैं जिले के, वो 7 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं।
बाकी मृत्युदंड ये दे सकते हैं। बाकी 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 लाख रुपए तक की पुनर्वीक्षा, और ये भी ये कर सकते हैं 5 लाख का जुर्माना और 1 लाख रुपए तक की पुनर्वीक्षा, अर्थात जुर्माना इत्यादि जो भी है वो प्रक्रियाएं फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सजाएं नहीं दे सकते, केवल जिला न्यायाधीश के पास ही कुछ हद तक मृत्युदंड की सजा है, लेकिन वो भी हाई कोर्ट के बाकायदा कंफर्मेशन के बाद ही हो सकता है ऐसा, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये जिला न्यायालय है। एक चीज और जाते जाते मैंने स्टार्टिंग में जैसा बोला कि दीवानी न्यायालय और आपराधिक न्यायालय जो होते हैं, सत्र न्यायालय, वो न्यायाधीश तो एक ही तरह से एक ही लोग कार्य करते हैं, लेकिन जिस समय जिला न्यायाधीश दीवानी मामले के किसी विषय की सुनवाई कर रहा होता है, उस समय उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस समय वह दीवानी मामलों पर कार्रवाई कर रहा होता है उस समय वो जिला न्यायाधीश कहलाता है, लेकिन जिस समय वो क्रिमिनल कोर्ट में बैठकर आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे होते हैं उस समय उसे सत्र न्यायाधीश, सेशन जज कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज कब कहलाता है वो और सेशन जज कब कहलाता है, ये अंतर जरूर याद रखिएगा। बाकी हाईकोर्ट के अधीन है, हाईकोर्ट की बहुत सारे नियमों के अंतर्गत है और राज्यपालों के द्वारा ही इसके प्रशासन की सारी अनुमति दी जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में। ये हमारे जिला न्यायालय का विषय था और लगभग आपकी पॉलिटी की समाप्ति की स्थिति में बहुत छोटे 2-4 पॉइंट बचे हैं, उनको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।